आस्था जैन मैम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हेलो आस्था मैम, वेलकम टू मनी नाइन। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आस्था मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आज भी मार्केट नीचे है। ट्रेड डील का हमने बातचीत लगातार कर रहे हैं, लंबे समय से इंतजार था ट्रेड डील भी होगी, लेकिन उसका क्या जोश जो था वो एक ही दिन देखने को मिला। उसके बाद बाज़ार में कोई इतनी तेज़ी देखने को नहीं मिली। और स्पेशली अगर आईटी सेक्टर की हम बात करें, परसों यानी कि 4 तारीख को 7 से 8% की गिरावट रही। आज भी आईटी सेक्टर प्रेशर में है, तो कैसे देख रही हैं मैम बाज़ार को आप? जी बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगी कि मार्केट्स जो अभी भी वीक बने हुए हैं उसके पीछे दो तीन कारण हैं। सबसे जी। पहले तो जो ट्रेड डील हुई है उसके कॉन्टोर्स आने का वेट है, तो उससे हमें फिर समझ में आएगा इन डेप्थ में, इन डिटेल में कि ट्रेड डील में क्या क्या फाइनलाइज हुआ है। तो मार्केट एक तो उसको लेके थोड़ा वेट एंड वॉच के मूड में है। और दूसरी तरफ आज जो आरबीआई की पॉलिसी आई उसमें भी जो सिग्नल आरबीआई की तरफ से आए वो यही थे कि जो सॉफ्ट पॉलिसी स्टांस जिसे हम बोलते हैं, यानी कि आगे जाते हुए रेट कट के सिग्नल, वो अभी भी आरबीआई की तरफ से आ नहीं रहे। जबकि हम जानते हैं कि जियो पॉलिटिकल इश्यूज अभी किस तरह से लूम कर रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, और कमोडिटी में जो एक वॉलेटिलिटी हो रही है वो भी देखने जैसी है। तो ऐसा लगता है कि इन सब के चलते शायद आरबीआई ने अभी अपनी पॉलिसी स्टांस में कोई चेंज नहीं किया है। साथ में आगे के लिए भी कोई जिसे हम कहते हैं कि वो सॉफ्ट पॉलिसी की तरफ मूव करेंगे ऐसे सिग्नल नहीं दिए, क्योंकि शायद मार्केट वेट कर रहा था या एक्सपेक्ट कर रहा था। तो वो भी एक कारण हो सकता है कि आज हमने देखा कि जो ये वीकनेस आई है वो आरबीआई पॉलिसी के बाद भी हमें देखने को मिल रही है। अब करना क्या है? देखिए मार्केट की अगर मैं बात करूं तो अभी भी मार्केट एक दायरेमंद कारोबार का ही यहाँ पे संकेत दे रहे हैं। ज्यादातर सिग्नल थोड़े से वीकनेस के हैं, लेकिन जो ये दायरा बना हुआ है, ये डाउन साइड की अगर मैं बात करूं तो एक 24,600, लेकिन अपसाइड की बात करूं तो 26,300। अब आप ये मान के चलिए कि कम से कम नहीं तो ये 1,700 पॉइंट के बीच में निफ्टी का हमें झूलता हुआ घूमता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में। तो निफ्टी में जो रेंज है वो ये 1,700 पॉइंट की है, और इसी के बीच में हमें निफ्टी ट्रेड करती हुई नजर आनी चाहिए आने वाले दिनों में। इसलिए सलाह ये है, और आज क्योंकि फ्राइडे है तो वीकेंड के चलते हम यही सलाह दे रहे हैं कि अभी कोई भी तरह की पोजीशन लेके ना जाए, इधर ऑन द लॉन्ग साइड और ऑन शॉर्ट साइड। ओके मैम, आरबीआई की जो मीटिंग हुई इसका भी अब आपने जिक्र किया। उन्होंने अगर देखा जाए तो रेपो रेट में कोई कटौती आज नहीं की है। 5.25% पर ये बरकरार रखी गई है। तो आपको लगता है कि क्या रेपो रेट कट की ज़रूरत थी, आपको लगता है? देखिए रेपो रेट कट की जरूरत डेफिनेटली यहाँ पे रहेगी, क्योंकि जिस तरह का यहाँ पे अभी मूड और माहौल चल रहा है मुझे लगता है कि वो एक काफी ज्यादा और ज्यादा सेंटिमेंट को बूस्ट करता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये रेट कट कब आता है? जबकि आरबीआई जो बाकी डेटा देखती है वो सब कंफर्ट जोन में हो। मुझे लगता है कि जब तक वहां से इशारा नहीं आएगा, जिस तरह से इन्फ्लेशन का डेटा देखा जाता है सबसे पहले, तो वो डेटा जब तक सॉफ्ट नहीं होगा, या हम और भी जो मैक्रो डेटा आरबीआई ट्रैक करती है वहां से कुछ पॉजिटिव सिग्नल नहीं आएगा, तब तक रेट कट नहीं होगी। तो मेरे को लगता है, और मोस्टली स्ट्रीट मान के ही चल रही थी। जो अगर हम ये भी देखे जाए तो मार्केट में ये बिल्कुल इस चीज का बिल्कुल एक तरह से कहते हैं कि पहले से ही एक आइडिया था कि शायद रेट कट ना हो। लेकिन ज्यादा जरूरी ये था कि आगे का पॉलिसी स्टांस कैसा रहेगा, उस पे मार्केट की ज्यादा नजर थी, रादर देन अभी उन्होंने कट किया है कि नहीं। लेकिन जो आगे का पॉलिसी स्टांस आरबीआई की तरफ से आया उसे लेके थोड़ा सा मार्केट मुझे लगता है अभी मॉडरेट हुआ है, क्योंकि आगे के पॉलिसी स्टांस में भी आरबीआई ने कोई रेट कट के सिग्नल दिए नहीं है। तो वो एक मुख्य कारण लगता है जो कि मार्केट्स आज जिस तरह के मूव दिखा रहे हैं उसके पीछे। दर्शकों के सवाल हमारे पास लगातार आ रहे हैं, तो उनके सवाल जवाब का सिलसिला यहाँ पर शुरू करेंगे। अगर आप भी हमारा शो लाइव देख रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका सवाल लाइव हम अपने एक्सपर्ट से शो में पूछें, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9311121874 पर अपने सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा money9query@tv9.com इस पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हैं। एक्स प्लेटफॉर्म, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के जरिए भी आप अपने सवाल हमारे तक भेज सकते हैं। और सवाल थोड़ा सा डिटेल में लिखें और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिखें, ताकि आपको लाइव अपने एक्सपर्ट से हम कनेक्ट कर सकें और आप अपना सवाल लाइव एक्सपर्ट से पूछ सकें।
इसके अलावा अगर आप मनी9 के प्राइम मेंबर बनना चाहते हैं तो आपके पास 3 ऑप्शन हैं, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड एंड वीआईपी। तो आप अपने बजट के अकॉर्डिंग तीनों में से कोई भी प्लान यहां पर चूज कर सकते हैं और जो जो फैसिलिटीज आपको मिलने वाली हैं वो आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है। चलिए अब दर्शकों के सवाल लेना यहाँ पर शुरू करते हैं और सबसे पहला आज समय हमारे पास सवाल आया है रवि कुमार जी का। रवि जी पूछ रहे हैं मैम कि एनबीसीसी इन्होंने 108 रुपये के भाव पर खरीदा था और आईडीबीआई 104 रुपये के भाव पर खरीदा था। अब इन दोनों में क्या करना चाहिए मैम? सेजिलिटी भी है इनके पास, 51 रुपीज़ बाइंग प्राइस है, तो तीनों में क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे लेना चाहेंगे एनबीसीसी को। और जी एनबीसीसी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो एनबीसीसी में जो नतीजे आने वाले हैं, सबसे पहले तो उसका जरूर ध्यान रख ले। 13 तारीख को ये नतीजे अपने घोषित करती हुई नजर आएगी कंपनी। तो नतीजों के बाद एक बड़ा हम यहाँ पे जो भी है रिएक्शन देख सकते हैं। अब दूसरी तरफ बात करें तो अभी क्या लगता है, ये तो हो गई नतीजों की बात। अभी तो चार्ट्स वीक लग रहे हैं एनबीसीसी के। 97 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी वीकनेस और आ सकती है, क्योंकि अभी अपने ये मेजर सपोर्ट के आसपास है जो कि 91 92 है। यानी कि जी यहाँ से भी अगर थोड़ा गिरता है और 91 92 पे ये सपोर्ट पकड़ लेता है तब तो ठीक है। लेकिन अगर नहीं पकड़ा फिर गिरावट गहरा सकती है। लेकिन नतीजे क्योंकि अब आने में एक हफ्ता ही बाकी रह गया है, 13 तारीख के आसपास के नतीजे हैं, तो वेट ही करना है हमें तब तक। स्टॉप लॉस थोड़ा सा मैं डीप देना चाहूंगी, क्योंकि छोटे मोटे स्टॉप लॉस तो यहाँ पे हिट होने के चांसेस जल्दी हो जाएंगे, मार्केट अगर वॉलेटाइल हुआ, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक का मूव भी यहाँ पे डाउन साइड का है। तो एक स्टॉप लॉस 74 का पोजीशन पे लगा के अभी तो होल्ड कर ले। लेकिन काउंटर लग रहा है वीक। रिजल्ट्स में कुछ अच्छा आ गया तो जरूर ये वापस से तेज हो जाएगा। हमें रिजल्ट्स तक की राह देखनी है और बने रहना है। दूसरा सवाल कौन से काउंटर पे था? आईडीबीआई बैंक पे मैम जी 104 बिल्कुल। इनका बाइंग प्राइस है। हाँ जी। आईडीबीआई बैंक की अगर हम बात करें तो 104 इनका परचेज प्राइस है, और बहुत जी अच्छा जिसे हम कहते हैं कि मूव हमने लास्ट 2-3 दिन में देखा। एक इम्पोर्टेंट लेवल 100 के आसपास बन चुका है इसका। तो 100 के नीचे या फिर मोटा मोटी बात करें तो 98 के नीचे जाने की कोशिश नहीं करेगा ये काउंटर। मुझे लगता है वहीं पे संभल जाएगा 98 96 के जोन पे। तो इसमें बने रहना है, ये काउंटर अच्छा लगता है। यहाँ तकलीफ कम लगती है। तो 90 यहाँ पे अगर बड़ा स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं बिल्कुल 94 का रख ले। और मैं इसलिए ये स्टॉप लॉस बढ़ा दे रही हूँ, वैसे तो मैंने बोला है कि 100 या फिर 98 तक की कोशिश करेगा। लेकिन 94 का एक ऐसा लेवल है जो लास्ट 3 हफ्तों का लो है। यानी कि आज के ये जो हम हफ्ते में खड़े हैं इसमें भी इसने 96 का लो बनाया है। उसके बाद पिछले हफ्ते 95 का लो बनाया, और उससे पिछले हफ्ते 94 का, यानी कि 94 के जोन को तोड़ने में इसे थोड़ा जोर आएगा। ये थोड़ा सा वहां पे हेजिटेट करेगा। तो 94 का या फिर 93 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार होल्ड कर ले। अच्छा लगता है ये काउंटर। ऊपर में वापस से इसमें जो लेवल्स देखने को मिलेंगे, पहला 113, दूसरा 118 का रहेगा। ओके ठीक है मैम। चलिए अगला सवाल यहाँ पर लेते हैं और अगला सवाल हमारे पास आया है नितेश जी का। मनी9 के ये प्राइम मेंबर हैं। इनका सवाल है मैम कि जियो फाइनेंस इन्होंने 262 रुपीज़ पर ख़रीदा था और इसके अलावा जमुना ऑटो 124 रुपीज़ पर और वोडाफोन आइडिया 10 रुपये 50 पैसे पर इनकी खरीदारी है। तीनों में ये आपसे गाइडेंस चाहते हैं कि क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए इसमें। जियो फाइनेंस 262 पे खरीदा था जी। जी यही बोलना चाह रहे हैं ना? देखिए जी जियो फाइनेंस की बात करें तो अभी नहीं ये काउंटर में इतना स्ट्रेंथ लगता है, और इसके पीछे का एक फंडामेंटल कारण ये है कि इसमें वैल्यूएशन ज्यादा है। तो टू से अभी तो ये फायदे में है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा इसमें मुनाफा वसूल कर ले। बहुत बड़ा मुनाफा तो होने वाला है नहीं, लेकिन जितना भी है अभी वो कर ले। और एक स्टॉप लॉस लगा ले क्लोजिंग बेस का 262 का, जो कि इनकी कॉस्ट प्राइस है। उसके नीचे जाते हैं तो फिर इसमें से एग्जिट करने की कोशिश करें, क्योंकि ये काउंटर में हमने लास्ट 2-3 दिन में तो थोड़ी तेजी दिखी, पर आज का मूव जो आया है वो थोड़ा वीकनेस का संकेत दे रहा है, और हो सकता है कि ये वीकनेस फर्दर गहरा जाए, जो इसे नीचे के लेवल्स तक लेके जाए, स्पेशली 255 256 तक। तो इनकी कॉस्ट प्राइस का ही स्टॉप लॉस लगा ले, पार्शियली प्रॉफिट बुक करे और पार्शियली अपनी कॉस्ट प्राइस का स्टॉप लॉस लगाते हुए होल्ड करें।
ठीक है मैम। और इनके पास जमुना ऑटो भी है मैम 124 पर। जी, जमुना ऑटो 124 पे इन्होंने लिया है, जी 127 चल रहा है। देखिए, जमुना ऑटो की बात करें तो ये काउंटर मेरे को बेटर लग रहा है। और यहाँ पे 124 की जो खरीद है उसमें मैं इन्हें यही सलाह दूंगी कि अगर जल्दबाजी नहीं है पैसा निकालने की, तो फिर अपनी पोजीशन में यहाँ पे 124 के लेवल पे बने रहें। ये काउंटर फिर से तेज हो जाएगा और ऊपर के लेवल्स दिखाता हुआ नजर आएगा, जिसमें टारगेट ये 134 और 138 का सेट कर सकते हैं। और स्टॉप लॉस यहाँ पे जो लगेगा वो एक आराम से 119 का लगाइए। ओके ठीक है मैम। और इन्हीं का एक सवाल मैम वोडाफोन आइडिया पे भी था। 10 रुपये 50 पैसे पर इनकी खरीदारी है वोडाफोन आइडिया में। जी, 10 रुपए 50 पैसे पे खरीदे, आज तो हो गया है वीक। देखिए, जी आज जो हमने तीनों काउंटर्स यहाँ पे डिस्कस किए, वो हाँ तीनों जी। काउंटर्स ऐसे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए वीक है। माफ कीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है और शॉर्ट टर्म के जी लिए वीक है। तो जी अगर रिस्क नहीं ले सकते तो तीनों में से कुछ मुनाफा जरूर वसूल कर ले और बाकी पोजीशन को लॉन्ग टर्म के लिए रखें। यही राय वोडाफोन के लिए भी है। अभी भी मुनाफे में है तो थोड़ा इसमें मुनाफा वसूली की तरफ ध्यान रखें और रिमेनिंग पोजीशन को होल्ड करें 9 रुपए 80 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ। ओके ठीक है मैम। चलिए अगला सवाल अमिता जी का है, मनी नाइन की प्राइम मेंबर हैं। ये पूछ रही हैं कि आईटीसी की 331 रुपये की कॉल बाय कर सकते हैं क्या मैम? और साथ ही गॉडफ्रे फिलिप्स, इस पर भी आपका व्यू चाहती हैं। आज अच्छी खासी तेज़ी है गॉडफ्रे फिलिप्स के अंदर भी। देखिए, आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप दोनों ही अच्छे लग रहे हैं और दोनों में ही हमने आज तेजी के एक बार यहाँ पे मूव्स भी देखे हैं। अब अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे देखना चाहूँ तो इन्होंने आईटीसी की कॉल जो ली है, जी वो कौन से मंथ की ली है? मैम इन्होंने ये यहाँ पर वैसे मेंशन नहीं किया है। ये पूछ रही है कि बाय कर सकते हैं क्या? देखिए, आईटीसी की कॉल मैं जो यहाँ तक देख पा रही हूँ, 226 2026 मार्च की मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ। जी सबसे पहली चीज तो क्योंकि इन्होंने यहाँ पे कुछ डिक्लेयर तो किया नहीं है कि ये कौन से जी जी मंथ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो 2026 के अगर यहाँ पे आईटीसी की कॉल की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे ये मुझे लगता है कि ली जा सकती है, क्योंकि आईटीसी में जो मूव आया है वो इसमें और तेजी का हमें आगे जाते हुए भी देखने को मिलेगा। जी दूसरी तरफ गोदफ्रे फ्लिप की यहाँ पे इन्होंने बात की है और पूछा है। ये काउंटर बहुत अच्छा तेजी में आज बना हुआ है और इसके पीछे का कारण भी है। गोदफ्रे फिलिप में ये जो तेजी आई है, देखने लायक तेजी है। आप भी 10% बढ़ गया है ये काउंटर। और इसमें जो तेजी का मेन कारण देखेंगे तो ये काफी टाइम से बहुत अच्छा खासा डाउनसाइड मोमेंटम दिखाने के बाद आज एक वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट इसने दिया है। प्राइस और वॉल्यूम दोनों के ब्रेकआउट का कॉम्बिनेशन है। मुझे लगता है कि ये काउंटर में और भी तेजी अभी तो जारी रहेगी। 2183 के आसपास चल रहा है। ये 2270 पहला टारगेट इसमें बिल्कुल रख सकते हैं। तो 2270 से 2300 के लक्ष्य के लिए बिल्कुल गोदफ्रे फिलिप में लिया हुआ है तो बने रहे। नया लेना चाहते हैं तो थोड़ी सी गिरावट पे खरीद भी सकते हैं। ओके ठीक है मैम। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमारे पास अगला सवाल जो आया है वो है दीवान जी का। ये पूछ रहे हैं मैम कि काइंडली एडवाइस मीडियम टर्म टारगेट ऑफ आईडीबीआई बैंक। इनके पास 98 रुपीज़ पर इन्होंने खरीदे हैं मैम। तो आईडीबीआई बैंक में ये मीडियम टर्म टारगेट आपसे जानना चाहते हैं। जी, 98 रुपीज पे इन्होंने खरीदा है और जी मीडियम टर्म टारगेट्स आईडीबीआई बैंक के ये जानना चाहते हैं। पहली चीज तो आईडीबीआई बैंक कुछ समय तक हो सकता है 100 से लेके 115 के बीच में ऊपर नीचे करता रहे। तो कुछ समय के लिए ये बिल्कुल मान के चले कि ये लेवल्स पे ये ऊपर नीचे करेगा। मैंने पहले भी जो एक हमारे दर्शक थे उनका सवाल आईटीसी पे था, तो जी 94 का स्टॉप लॉस दिया था। सेम स्टॉप लॉस मैं इनको भी देना चाहूंगी, क्लोजिंग बेस का 94 का स्टॉप लॉस लगाएं। होल्ड करें, बाय भी कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से इसमें काम किया जा सकता है 118 के लक्ष्य के लिए। ओके ठीक है मैम। अगला सवाल लेते हैं। एक अगला सवाल हमारे पास आया है शुभम जी का। शुभम जी पूछ रहे हैं मैम केपीआई ग्रीन इन्होंने 404 रुपये में ख़रीदारी की थी केपीआई ग्रीन के अंदर। तो अब इसके अंदर ये क्या कर सकते हैं?
जी 404 पे इन्होंने खरीदारी की है केपीआई जी। ग्रीन में। अभी चल रहा है केपीआई ग्रीन तीन थ्री सौ नाइन्टी सेवन पे। अट्ठानवे जी। हाँ 397 398 आज 2% ये टूटा हुआ भी है केपीआई जी। ग्रीन की अगर हम बात करें। अगर मैं यहाँ पे जो क्योंकि इसमें एक चीज और देखने की होगी कि इन्होंने रिजल्ट्स भी यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं। रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए हैं तो रिजल्ट्स पे जरूर जरूर यहाँ पे नजर बनानी चाहिए, क्योंकि रिजल्ट्स काफी ज्यादा फेट डिसाइड करते हैं किसी भी काउंटर का कि वो आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। अब अगर मैं इसके सिर्फ रिजल्ट्स की बात करूं तो हम अगर यहाँ पे देखें तो रिजल्ट्स यहाँ पे हमको ठीक लग रहे हैं। 466 के करोड़ के रेवेन्यू के सामने इन्होंने 676 करोड़ का यहाँ पे रेवेन्यू दिखाया, तो बढ़िया जंप हमने रेवेन्यू में देखा। वहीं पे मैं अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं तो वहां पे 85 करोड़ से इनका प्रॉफिट सीधा 125 करोड़ हुआ है। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे एक हमें जंप देखने को मिला है। तो रिजल्ट्स यहाँ पे केपीआई ग्रीन के अच्छे ही माने जाएंगे, अच्छे ही रिजल्ट्स यहाँ पे आए हैं। करना क्या है, मेरे हिसाब से होल्ड कर लीजिए। रिजल्ट्स तो ठीक लग रहे हैं, एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लीजिए। और स्टॉप लॉस तकरीबन जो पोजीशन पे बन रहा है वो 3-3 अभी चल रहा है ये 398 का। स्टॉप जी। लॉस इसमें बन रहा है 360 का। बड़ा स्टॉप लॉस 334 का है, लेकिन 360 का भी स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। 360 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर लें। ठीक है, 360 के स्टॉप लॉस के साथ केपीआई ग्रीन को होल्ड किया जा सकता है। साक्षी जी का सवाल है। साक्षी जी पूछ रही हैं कि तिलक नगर इंडस्ट्रीज इन्होंने 525 तक ये खरीदा है। इन्होंने ये पूछ रही हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या तिलक नगर इंडस्ट्रीज ठीक लग रहा है मैम? बिल्कुल ठीक लग रहा है। 525 पे आपने खरीदा है, बिल्कुल बने रहिए। इसका नेक्स्ट टारगेट 500 का पहला, और दूसरा टारगेट यहाँ पे 545 का रख सकते हैं। तो प्रॉफिट में एग्जिट देता हुआ ये काउंटर नजर आएगा, होल्ड कर लीजिए। ओके, तिलक नगर इंडस्ट्रीज को होल्ड कर सकती है साक्षी जी। 500 का पहला टारगेट और 545 का दूसरा टारगेट आपके लिए यहाँ पर मैम ने बताया है। टाटा कम्युनिकेशंस मैम 1830 पर खरीदा है। बाउंस बैक कहाँ तक आ सकता है, कब तक आ सकता है बाउंस बैक? 1830 पे खरीदा है, पर अभी तो बाउंस बैक आने के चांसेस दिख नहीं रहे, क्योंकि जी। अभी तो ये थोड़ा और मंदी के संकेत दे रहा है। 1552 के आसपास चल रहा है। मंदी में एक बार ये जो जा सकता है वो आराम से 1450 तक के आसपास जा सकता है। अभी इसमें बाउंस बैक के चांसेस कम है, वीकनेस के चांसेस ज्यादा है। ठीक है मैम। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पर एक सवाल आया मैम हमारे पास। दिलीप व्यास जी का, ये राजकोट से हैं। ये पूछ रहे हैं मैम कि टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स पर जेफरीज की जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। अब इन्होंने जो है 310 रुपये पर इसमें ख़रीदारी की थी। फिलहाल थोड़े बहुत प्रॉफिट में हैं ये, लेकिन पूछ रहे हैं कि टारगेट क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या अभी इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए इनको? देखिए टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल इन्होंने कितने में लिया है? 310 रुपये पर मैम। जी बिल्कुल 310 पे इन्होंने लिया हुआ है। और जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल के नतीजे भी आ चुके हैं। जी। और मेरे हिसाब से होल्ड किया जा सकता है इस काउंटर को। 310 के स्तर पे होल्ड कर लीजिए। मुनाफा वैसे तो पोजीशन पे हो रहा है, पार्शली या 1/4 ऑफ द क्वांटिटी में बुक करिए। 3/4 को होल्ड करने की ही सलाह देंगे। और स्टॉप लॉस रहेगा इसमें तकरीबन 300, क्योंकि अभी ये चल रहा है 368, तो उसमें स्टॉप लॉस रखिए 330 के आसपास का। ओके, 330 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें रख सकते हैं। अगला सवाल नरेश जी ये पूछ रहे हैं कि प्रोटीन ई गवर्नमेंट 947 के भाव पर इन्होंने खरीदा है मैम। इस पर ही आपका व्यू जानना चाहते हैं। 1047 के भाव पे खरीदा है प्रोटीन जी। ई को, लेकिन अभी तो ये वीक लग रहा है काउंटर। हाँ जी। मेरे हिसाब से वीकनेस और आ सकती है। और इसमें एक बार रिजल्ट्स देख के निकलने का प्रयास करें। अभी इसमें कोई तेजी का मोमेंटम अभी लगता नहीं है इमीडिएटली हमें देखने को मिलेगा। ओके, ठीक है। अगला सवाल यहाँ पर हम लेते हैं। अगला सवाल है मैम सुजलोन पर सवाल आया है। सुजलोन में सुजलोन के इनके पास 150 शेयर हैं। सुजलोन के टारगेट्स आपसे जानना चाहते हैं। इन्होंने
53 रुपीज़ पर बाइंग की थी, इसमें खरीदा था 53 रुपीज़ पर। तो टारगेट्स इसके जानना चाहते हैं आपसे। जी सुजलॉन की बात करें, वीक लग रहा है। देखिए आज तो जी वीकनेस है भी, और 53 पे इन्होंने बाइंग की है। तो इसमें जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पे निकल के आएगा, आज तो जी थोड़ा वीक लग रहा है, लेकिन एक स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर ले। स्टॉप लॉस आता है 44 के लेवल पे। 53 पे बाइंग की है तो 44 का स्टॉप लॉस लगा ले। और टारगेट अभी बहुत बड़े यहाँ पे देखने को नहीं मिलेंगे। टारगेट अभी 61 पहला टारगेट, और 68 दूसरा टारगेट रहेगा। ओके, ठीक है मैम। चलिए, एक सवाल इंस्टाग्राम के हमारे पास आया है, हमारे व्यूअर ने दिया है, लक्ष्मण सिंह जी। ये पूछ रहे हैं मैम कि एरिस इंफ्रा इन्होंने 168 के प्राइस पर खरीदे हैं, 1000 शेयर खरीदे हैं। अब ये पूछ रहे हैं कि 1 साल तक ये इसमें रुक सकते हैं मैम, 1 साल का नज़रिया लेकर चल रहे हैं, तो इसमें क्या कुछ किया जा सकता है? कि एनएस इंफ्रा की बात करें, 1 साल का नतीजा नजरिया है, लेकिन अभी भी वीक लग रहा है ये काउंटर। जी। तो नई खरीदारी ना करने की सलाह। ओके, नई खरीदारी नहीं करने की सलाह इसमें रहेगी। अवी जी का सवाल है, ट्राइडेंट के शेयर हैं इनके पास, ट्राइडेंट के 2200 शेयर हैं और 20 रुपये पर इनकी खरीदारी है मैम। ये पूछ रहे हैं कि होल्ड करें या फिर इसको बेचकर निकल जाए, कहीं और पैसा अपना डिप्लॉय करें। कि ट्राइडेंट ने इतना कुछ नतीजे इतने कुछ अच्छे प्राइस मोमेंटम में नहीं दिखाए हैं। जी। ट्राइडेंट में, और 20 रुपए पे इन्होंने खरीदा, 27 रुपए चल रहा है, मुनाफा लेके निकल जाए। ओके, मुनाफा लेके निकलने की यहाँ पर सलाह रहेगी। कृष्णा जी का सवाल एमआरएफ पर है मैम। ये पूछ रहे हैं कि एमआरएफ में क्या करें। इनके 1.5 लाख में इन्होंने 2 शेयर ही हैं, क्वांटिटी 2 शेयर है इनके पास, 1.5 लाख में खरीदे हैं एमआरएफ। तो इसमें आपका व्यू जानना चाहेंगे मैम। पॉजिटिव व्यू है एमआरएफ में। और अभी 1.5 लाख पे इन्होंने खरीदा है। इसमें नेक्स्ट टारगेट ये सेट करेंगे 1,55,000 का। ओके, 1,55,000 का आस्था मैम ने यहाँ पर अगला टारगेट बताया है एमआरएफ के अंदर। सोमनाथ जी, इनका सवाल है कि सीगल में एंट्री कर सकते हैं क्या मैम? स्टॉप लॉस भी आपसे जानना चाहेंगे इसमें। जी बिल्कुल। सीगल मैं यहाँ पे ट्रैक कर रही हूँ, और सीगल की बात करें तो एंट्री कर तो सकते हैं। अच्छा जी लग रहा है उन चार्ट्स। और जो हम देख पा रहे हैं इसमें, स्टॉप लॉस वो तकरीबन आएगा टू, अभी चल रहा है ये 291 का, 270 का स्टॉप लॉस रहेगा। जी तो स्टॉप लॉस में 270 लगा लीजिए। और अभी आने वाले दिनों में जो लेवल हमको देखने को मिल सकते हैं, वो मेरे हिसाब से यहाँ से भी सीगल में जी। नेक्स्ट टारगेट हमें यहाँ पे कम से कम 320 तक के देखने को मिल सकते। 320 तक के टारगेट्स सीगल में देखने को मिल सकते हैं सोमनाथ जी। एक सवाल नारायणा हृदयालय पर आया मैम कि क्या ये 1700 रुपये पर खरीदारी इसमें कर सकते हैं? नारायणा विद्यालय में 1,700 पे खरीदारी करनी है, तो जब तो अभी नहीं रहेगा, क्योंकि वीक जी। लग रहा है ये काउंट।